प्यारे बच्चों, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। नेक्स्ट मंथ में आप लोगों का CHSL का पेपर है और इसलिए मैंने CHSL 2020 में जितने भी कॉमन एरर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सबको इकट्ठा किया है और उनको डिस्कस करने का प्लान बनाया है। तो 2020 में CHSL के 36 सेट आए थे और जिसमें हर सेट में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। कुल हो गए 72 क्वेश्चन। तो 72 क्वेश्चंस को एक बार में डिस्कस कराना काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाता, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बांट दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 36 क्वेश्चन होंगे और पार्ट 2 में 36 क्वेश्चन होंगे। ये आपके कुल 72 क्वेश्चन हो गए। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने चल रहे हैं वो CHSL 2020 के कॉमन एरर्स के 36 क्वेश्चन हैं। पहले जो शुरू के 1 से लेकर के 18 तक सेट हैं उनके करेंगे और कल जो है 19 से लेकर के 36 सेट तक के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का आपका पार्ट 1। देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपका है, दीपूज मदर हैज़ रिपीटेड आस्क्ड हिम टू लोअर द वॉल्यूम ऑफ हिज मोबाइल। ठीक है, तो मैंने शुरुआत में जो आप लोगों को 6 सेट करवाए हैं उसमें ये क्वेश्चन था। 12 क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी पहले से किए हुए मिल जाएंगे। इसमें क्वेश्चन क्या है कि दीपूज मदर हैज़ रिपीटेड और आस्क्ड, 2 वर्ब लगी हैं। हैज़ के साथ अब देखना होगा कि मेन वर्ब कौन है। मेन वर्ब ये रिपीटेड है या फिर मेन वर्ब आस्क्ड है। तो इन्होंने कहा कि दीपूज मदर हैज़ रिपीटेड आस्क्ड हिम टू लोअर द वॉल्यूम। तो मोबाइल का वॉल्यूम कम कर लो, मोबाइल का वॉल्यूम कम कर लो, तो ये आस्क्ड जो होगी मेन वर्ब ये होगी इसमें। तो रिपीटेड क्या होगा, फिर ये रिपीटेड होगा मैनर, उनका कहने का ढंग होगा। मैनर होगा तो रिपीटेड नहीं होगा, मैनर होगा तो ये होगा रिपीटेडली। रिपीटेडली मतलब बार बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कहा। ठीक है ना। तो दीपू की मदर ने ये बात उसको बार बार कही, मोबाइल का वॉल्यूम कम करने के लिए उन्होंने बार बार कहा होगा, तो ये रिपीटेडली होगा। ठीक है ना। हमारे पुराने ज़माने की मम्मी होती तो बार बार कहने की ज़रूरत ही ना पड़ती, एक बार कहती दोबारा ना कहने की ज़रूरत होती और ना कुछ करना होता, बस अगले में पड़ता तमाचा धाएँ। ठीक है, चलो। तो अब ये आजकल के ज़माने की मम्मी होंगी जिनको बार बार कहना पड़ रहा होगा। तो चलो ठीक है, दीपूज मदर हैज़ रिपीटेडली, यहाँ पे रिपीटेड की जगह पर रिपीटेडली हो जाएगा और हमारा जो आंसर होगा वो कौन होगा, सी। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके और ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, माई मदर जनरली रीड द लोकल न्यूज़पेपर टू कीप अब्रेस्ट ऑफ द लोकल न्यूज़। कीप अब्रेस्ट का मतलब क्या होता है, कीप अब्रेस्ट का मतलब क्या होता है, एकदम अपडेट रहना। याद कर लेना, कहीं पर ये पूछा जा सकता है। कीप अब्रेस्ट का मतलब हो गया कि अप टू डेट रहना, न्यूज़पेपर से जो न्यूज़ है, जो घटनाएं हैं उनसे एकदम से अपडेट रहना। ठीक है, तो ये आदत है उनकी ना, ये जनरली लिखा हुआ है। जनरली का मतलब क्या हुआ, ये हैबिचुअल सेंटेंस है, उनकी ये रूटीन है, ये उनकी आदत है। और हैबिचुअल होने का मतलब सेंटेंस किस में आ जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाता है। टेंस पढ़ाते समय में ये बोला था, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट होने का मतलब हुआ कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में एस या ईएस यूज करते हैं। और जो दीपूज मदर है ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो रीड में क्या लगना चाहिए, रीड में हमें एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम ये एस नहीं लगाते हैं रीड में, ठीक है, अभी ये जो रीड है ये क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म मानी जाएगी। लेकिन जनरली कहने का मतलब क्या हुआ, ये हमेशा की उनकी रोज़ रोज़ की आदत है। ऐसे में रीड प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए और माई मदर सिंगुलर के लिए रीड में एस लगाना होगा और तब जाके ये सही होगा। और आपका जो क्वेश्चन गलत वाला पार्ट होगा वो कौन सा है, माई मदर जनरली रीड। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि CHSL वगैरह में या नए टाइप के जो क्वेश्चन SSC पूछ रहा है उसमें एक बात और ध्यान रखनी होगी कि ये जो ऐसे लिखा जाता है ना, ये आपको ये ए पार्ट नहीं है। देखो, ये है तो शुरुआत का हिस्सा, लेकिन ऑप्शन में कौन सा है, डी है। ये मत सोचना कि शुरू में है तो ए लगा दें, बीच में है तो बी लगा दें, लास्ट में है तो सी लगा दें, ऐसा कोई चांस होने वाला नहीं है। ठीक है ना। द लोकल न्यूज़पेपर देखो यहाँ पे उसके बाद में दिया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए है।
क्लियर हो गई बात। तो अब जब आपको ऑप्शन आंसर मिल जाए तो ऑप्शन ज़रा देख समझ के और अच्छे से सोच समझ के लगाना। क्लियर हुई बात। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एज सुन एज द बस ड्राइवर वॉज सीइंग द चाइल्ड। एज सुन एज लगा, ये कब लगता है, इमरजेंसी एक्शन के लिए। द बस ड्राइवर वॉज सीइंग द चाइल्ड, यहाँ लगा है वॉज सीइंग। आगे लिखा है क्रॉसिंग द रोड, ही अप्लाइड द ब्रेक्स। ही अप्लाइड द ब्रेक्स, अप्लाइड द ब्रेक्स क्या होगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट में है। तो जब उसने बच्चे को रोड पार करते समय देखा तो तुरंत उसने ब्रेक लगाए। तो ये घटना किस में है, घटना चूंकि पास्ट में है, दोनों सेंटेंस पास्ट में होने चाहिए। ये वाला जो पार्ट है एज सून एज, ये वाला क्रॉसिंग द रोड, ये वाला जो पार्ट है पहला वाला ये, और एक पार्ट ये हो गया दूसरा वाला। तो दोनों के दोनों पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में होंगे, दो के दोनों वर्ब की सेकेंड फॉर्म में होने चाहिए, एक नहीं होगा, दोनों एक ही टेंस में जाएंगे। ठीक है। अब इसमें सुटेबल क्या है, ये वाला ही के साथ अप्लाइड ये करेक्ट है, और ये जो वाज सीइंग है ये इनकरेक्ट है। यहाँ वाज सीइंग की जगह पर क्या होना चाहिए, सा। जैसे ही बस ड्राइवर ने बच्चे को देखा उसने ब्रेक लगा दी। ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही ड्राइवर बच्चे को देख रहा था, जैसे ही लगाओगे तो देख रहा था होगा ही नहीं। एज सुन एज के साथ कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता, इंडेफिनिट होता है। तो अब ये गलत तो यही वाला पोर्शन हुआ। ठीक किसके अकॉर्डिंग करेंगे, ये अप्लाइड चूँकि पास्ट में है उसी के अकॉर्डिंग हम सीइंग को सा कर देंगे। ठीक है। तो आपका आंसर किस में आ रहा है, आंसर आ रहा है बी में। देखो यहाँ वाज सीइंग लगा है तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा है, ऑल ऑफ फर्नीचर्स। भाई मैंने कहा था कि फर्नीचर्स नहीं होता, जब मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बता रहा था, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैं आपको बताया हूँ, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 80 क्वेश्चन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 40 करके 2 सेट मैंने बनाए थे, 80 क्वेश्चन हैं, 2 वीडियो डाले हैं। उसके पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स पर भी एक वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल्स, इस पर भी एक वीडियो पड़ा है। आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि यहाँ बार बार इस चीज़ की मिस्टेक्स आएगी और मैं यहाँ डिस्कस कराते समय उन सारे रूल्स को उतने डिटेल में नहीं बता पाऊँगा जितना उसमें हमने डिस्कस किया है। तो फिर वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला मामला आया कि फर्नीचर्स जो होता है वो प्लूरल कभी नहीं होता, फर्नीचर में एस नहीं लगाया जाता, और इसके लिए वर नहीं लगेगी, इसके लिए वाज लगेगी। ठीक है, कहाँ है ये, मैंने एक नाउन की लिस्ट दी थी आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। नाउन में ही दूसरी या तीसरी लिस्ट में है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, फर्नीचर है, सीनरी है, पोइट्री है और एडवाइस है, इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं जो कभी प्लूरल नहीं होते, हमेशा सिंगुलर होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब ये देख लीजिए किस पोर्शन में इसकी एरर है, जहाँ फर्नीचर्स वाज लिखा होगा वो एरर हो गई, फर्नीचर्स वर ये आपकी एरर हो गई, ये रहा सी वाला पोर्शन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि आई वुड हैव डाइड। आई वुड हैव डाइड ये वाला पोर्शन अपने आप में करेक्ट है, वुड के साथ हैव लगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। इफ़ ही डिड नॉट ड्रेस माई वाउंड दैट डे, अगर उसने मेरी घाव पर घाव पर पट्टी न बांधा होता तो मेरे घाव की ड्रेसिंग न की होती तो मैं मर जाता। तो यहाँ जब वुड हैव, देखो ये वुड हैव के साथ डाइड लिखा है, तो जहाँ डिड नॉट लिखा है वहाँ पे क्या होगा, हैड नॉट ड्रेस्ड, ये क्या होगा, हैड नॉट ड्रेस्ड, ये कंडीशनल सेंटेंस होता है। और इसका एक रूल होता है कि इफ़ के साथ अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, इफ़ वाले में हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी है तो दूसरे वाले पार्ट में क्या लगती है, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। क्या, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो यही वाली चीज़ इन्होंने उलट के की है, पहले वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा दी है, और हमें ये इफ़ वाला पोर्शन कहाँ देखना था, ये इफ़ वाले में यहाँ हैड नॉट के साथ थर्ड फॉर्म लगानी थी। बात समझ में आ गई। तो गलती कहाँ है, गलती हो गया इफ़ ही डिड नॉट ड्रेस, ये होना चाहिए था इफ़ ही हैड नॉट ड्रेस्ड। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ, बी हुआ।
ये कंडीशनल्स का टॉपिक है और मैं आपको कंडीशनल्स अलग से बनाऊंगा, किसी दिन कंडीशनल्स पर एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि कंडीशनल्स पे क्वेश्चन काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एट द वर्कशॉप, ये बात हो गई। दे वर टॉट हाउ टू नेल द पीसेज ऑफ वुड टुगेदर टू क्रिएट टॉयज, ठीक है ना। यहाँ क्या करना है, हमें देखना है एरर एट द वर्कशॉप, यहाँ कोई गलती नहीं है, एट द लगता है वर्कशॉप पे। दे वर टॉट, उनको सिखाया गया था, ये पैसिव वॉइस में है, किसने सिखाया था वो नहीं दिया है, उनको पढ़ाया गया सिखाया, तो दे के साथ वर लगा, वर के साथ वर की थर्ड फॉर्म लगी, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, ठीक है, तो पैसिव वॉइस का है तो करेक्ट है। टॉट के बाद हाउ टू नेल, ये भी ठीक है, हाउ टू के साथ वर की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। द पीसेज ऑफ वुड, ठीक है, लकड़ी में कीलें कैसे ठोकी जाएंगी, टुगेदर टू क्रिएट टॉयज, ठीक है ना। तो इस वाले सेंटेंस में कहीं कोई एरर है ही नहीं, ठीक, जितने वीक पॉइंट थे वो सब के सब ठीक है, कोई एरर नहीं है, तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। देखिए 5-6 में एक नो एरर भी मिल ही जाती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 6 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलिए गला सूख जाता है। चलिए, द स्पोर्ट्स डे इवेंट्स विल बी कंडक्टेड, स्पोर्ट डे इवेंट होगी, कंडक्ट कराई जाएगी कब, फ्रॉम 3:30 PM एंड 5:30 PM। तो इन्होंने कहा कि 3:30 से 5:30 बजे। आपको याद होगा कि मैंने कभी बताया था बिटवीन के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, एंड, और फ्रॉम के साथ क्या यूज करते हैं, प्रीपोजिशन का मामला है, फ्रॉम के साथ टू यूज किया जाता है। तो 3:30 से 5:30 के बीच होना चाहिए ना, तो फ्रॉम के साथ हमें एंड लगाना है, यहाँ फ्रॉम लिया है तो यहाँ एंड नहीं होगा, फ्रॉम के साथ क्या लगता है, टू, बिटवीन के साथ एंड लगता है, तो फ्रॉम के कॉम्बिनेशन में एंड गलत है, होना चाहिए था टू। आंसर कहाँ होगा, ये वाला डी वाला, देखिए फ्रॉम के साथ एंड ना लग के यहाँ टू लगना चाहिए था, आंसर क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि अ प्रोब हैज़ बीन ऑर्डर्ड बाय द इंसिडेंट, ठीक है ना, अ प्रोब हैज़ बीन ऑर्डर्ड बाय द इंसिडेंट। अब आगे हो गया दैट अकर्ड एट द सेलिब्रेशंस, वो इंसिडेंट जो कि सेलिब्रेशन के टाइम पर हुआ था, ठीक है ना। तो प्रोब हैज़ बीन अकर्ड, अब बाय द इंसिडेंट, अब ये प्रोब जो है इंसिडेंट के द्वारा ऑर्डर किया गया है या इनटू द इंसिडेंट। प्रोब के साथ क्या यूज किया जाएगा, बाय नहीं, इनटू यूज किया जाएगा। प्रोब इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, किसी मामले की छानबीन करना, ठीक है ना। तो प्रोब के साथ ये बाय नहीं बल्कि प्रोब इनटू यूज किया जाएगा, क्योंकि आगे इंसिडेंट दिया हुआ है। द इंसिडेंट मतलब क्या हुआ, द इंसिडेंट में जो इंसिडेंट हुआ है उसमें प्रोब इनटू किया जाएगा, क्लियर हुई बात। तो प्रोब के साथ जो आपकी जो एरर होगी वो किस में होगी, एरर अ प्रोब हैज़ बीन ऑर्डर्ड, इसमें एरर नहीं है, एरर कहाँ है, बाय द इंसिडेंट, ये बाय के जगह इनटू लगाना चाहिए था, आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। गलती से बी मत लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ें, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि द मंकी स्विंग्ड, भाई ये देखो स्विंग्ड गलत है, झूला झूलने के लिए जो हम लोग वर्ब यूज करते हैं एक होता है स्विंग, ठीक है, इसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है वो होती है स्वंग, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी होती है स्वंग, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो हमें स्विंग की सेकेंड फॉर्म हो चाहे थर्ड फॉर्म हो, स्विंग्ड तो होती ही नहीं है, यहाँ पर स्वंग होगी। तो आंसर कौन सा होना चाहिए, ये है, देखो यहाँ स्विंग्ड लगा है तो गलती किस में है, बी वाले पार्ट में है, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ें, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्म। अब देखो फॉर के बाद परफॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब देखो कमाल, फॉर के साथ जब भी वर्ब आती है, वर्ब फॉर्म अभी हाल ही में हमने आप लोगों को दिया था, डिस्कस कराया था, ठीक है ना, कुछ दिन पहले, अभी शायद कल की बात है, कल ही मैंने
वर्ब फॉर्म को विधिवत डिस्कस कराया था। उसके बाद मैंने आपको 50 क्वेश्चन भी दिए थे और आज ही उस वर्ब फॉर्म के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपको भेजा गया। और आज ही देखो ये क्वेश्चन आ गया कि फॉर के साथ वर्ब लगी हो तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, आईएनजी फॉर्म होगी, और जब टू लगा होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है। तो टू के अलावा मैंने कहा था टू को छोड़कर जितने भी प्रीपोजिशन होंगे उनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। तो गलत क्या हुआ, फॉर के साथ परफॉर्म गलत है, या अगर फॉर्म होगा तो आईएनजी फॉर्म होगी, या फिर क्या करेंगे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, या फॉर के साथ आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाइए। गलती कहाँ है, यही है, फॉर परफॉर्मिंग होगा या टू परफॉर्म होगा। वैसे एक बात आपको और बता दें, रिक्वायर्ड के साथ में फॉर परफॉर्मिंग नहीं आता, रिक्वायर के साथ में हमेशा टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है। बेहतर होगा इसे टू के साथ फर्स्ट फॉर्म करना, ठीक है ना। क्या होगा हमारा आंसर, गलत कहाँ हुआ है, ये फॉर परफॉर्म, आपका आंसर किस में है, सी में, ठीक है। अब रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, द पुलिस अरेस्टेड 2 यंग मैन। यहाँ तो कोई गलती नहीं है, पुलिस अरेस्टेड 2 यंग मैन बट नाइदर ऑफ देम वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉबरी। अब यहाँ पे आई गलती कि नाइदर ऑफ देम। अब मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर एक बार मैं वही बात बोलूँगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फिर आया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको बोला था कि ईच ऑफ, एनी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, ये सब कुछ भी लगा होगा तो वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। सब्जेक्ट क्या है इसका, नाइदर है, तो नाइदर के साथ हमें सिंगुलर वर्ब लगानी चाहिए। जो वर्ब है ये गलत है, यहाँ पे क्या होगी, वाज, और आपका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वो वीडियो नहीं देखा है या वर्ब फॉर्म के वीडियो नहीं देखे हैं तो कर डालिए, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सुपरफ्लुअस प्रीपोजिशन की कहानी है। डिस्पाइट ऑफ बीइंग क्लोज फ्रेंड ही डिड नॉट हेल्प मी इन एनी वे। तो डिस्पाइट के बाद बेटा ऑफ नहीं लगता है, ध्यान रखना। एक प्रीपोजिशन है इंस्पाइट ऑफ, ठीक, तो इंस्पाइट के बाद तो ऑफ लगता है, ये तय है, ये ज़रूरी है, ये लगेगा। लेकिन अगर डिस्पाइट दिया है तो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, ये बात ध्यान रखना। डिस्पाइट के बाद ऑफ लगेगा, लेकिन इंस्पाइट उल्टा बोल दिया, इंस्पाइट के बाद ऑफ लगेगा लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। क्लियर। तो क्या होना चाहिए, या तो हम डिस्पाइट की जगह इंस्पाइट करें या फिर इस ऑफ को काट दें। तो बेहतर होगा कि हम डिस्पाइट के बाद ऑफ को काट दें। आंसर किस में है, बी में है, ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहे हैं कि नॉट विद स्टैंडिंग वी वर ऑल बिजी दैट वीकेंड। अब दूसरा पार्ट है, वी हैड टू कैंसिल द आउटिंग। तो इन्होंने कहा नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, फिर भी, तो भी। अब जरा फिर भी लगा के मतलब निकालो। नॉट विद स्टैंडिंग वी वर ऑल बिजी एट वीकेंड, फिर भी हम लोग वीकेंड में बहुत बिजी थे, हमने आउटिंग का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। तो ये आउटिंग का प्रोग्राम कैंसिल किया है, ये क्या है, ये रिजल्ट है। क्यों कैंसिल किया है, ये पहले कारण है, हम वीकेंड में बहुत बिजी थे, वीकेंड में बहुत बिजी थे, तो ये कारण होगा। अगर वहाँ पे कारण और रिजल्ट है तो फिर भी नहीं लगेगा। कारण और रिजल्ट है तो हमें सबसे पहले क्या यूज करना चाहिए, कारण और रिजल्ट में कारण के पहले क्या लगता है, सिंस लगता है या एज लगता है या फिर बिकॉज लगाओ, ठीक है ना, एज बिकॉज सिंस ये लगना चाहिए ना शुरू में, ना कि नॉट विद स्टैंडिंग लगना चाहिए। तो ये नॉट विद स्टैंडिंग ये गलत है, इसकी जगह पर लिखना चाहिए बिकॉज या एज या सिंस। हो गया बिकॉज वी वर ऑल बिजी दैट वीकेंड, या सिंस वी वर बिजी ऑल दैट वीकेंड, हम उस सप्ताह में बहुत ज़्यादा बिजी थे इसलिए हमने आउटिंग कैंसिल कर दी। तो ये कारण पहले लगा है इसलिए आप बिकॉज लगाओ। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, देखिए सेंटेंस के शुरुआत का पार्ट, स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट बट ऑप्शन इज डी। क्लियर। तो ऑप्शन पे ज़रा ध्यान दीजिएगा वरना सारा किया कराया गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से जो भी काम करिएगा ध्यान से करिएगा।
अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू रेंट अ हाउस नियर योर ऑफिस, इफ़ यू रेंट अ हाउस नियर योर ऑफिस, ये इफ़ वाला फिर आ गया। कंडीशनल के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं भाई, तो इस वाले पोर्शन में कोई गलती नहीं, इफ़ यू रेंट अ हाउस नियर योर ऑफिस। आगे देखते हैं कि इट विल सेव यू टाइम, तो ये आपका टाइम बचाएगा, एज वेल एज आल्सो मनी, और आपका पैसा भी बचाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक है एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज एक पोर्शन ये हो गया और एक पोर्शन है आल्सो। तो भाई एज वेल एज और आल्सो दोनों नहीं लगेंगे, क्या करेंगे आप, दोनों में से एक लगाना होगा, आल्सो काट दीजिए। तो गलत कहाँ हो गया, एज वेल एज और आल्सो दोनों में से आल्सो को काटेंगे, आपका आंसर क्या बना, बी हो गया। ठीक है, हम लोग 14 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग करने चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन आई वॉज एट स्कूल, जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो आई फाउंड माई क्लास टीचर टू बी द बेस्ट मेंटर, तो मैं पाता था कि हमारे क्लास टीचर दुनिया के सबसे बड़े मेंटर हैं, और सी ऑलवेज हैव टाइम टू लिसन एंड गाइड, और उनके पास हमेशा टाइम होती थी हमारी बात को सुनने का और हमें गाइड करने का। ठीक है, तो इस वाले सेंटेंस में आखिर गड़बड़ी कहाँ पर होगी, तो 15 नंबर में जो क्वेश्चन है वो होना क्या चाहिए कि सी ऑलवेज, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, व्हेन आई वाज एट स्कूल, ये वाज में लगा हुआ है, और आई फाउंड माई क्लास टीचर ये भी लगा हुआ है, तो फिर हम जो ऑलवेज के साथ ये हैव लगा हुआ है ये गलत करेंगे। ये वाज है, ये फाउंड है, वाज और फाउंड के साथ हैव ना लगा करके अब ये घटना भी तो पास्ट में होगी, तो इसके लिए क्या लगाना चाहिए, हैड। देखो भाई, हम स्कूल में थे और हमने पाया कि हमारी टीचर बेस्ट हैं, अब वो हमारी समस्याओं को सुनने के लिए टाइम निकाल लेती थी, तो अब वो हैड होगा या हैव होगा, ये तो नहीं होना चाहिए, सी हैड हो जाएगा, एज सी ऑलवेज हैड टाइम टू लिसन एंड गाइड। कहाँ से गलती हुई, ये गलती हुई, तो आपका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। कोई डाउट, आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी डाउट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्या कह रहा है 16, द टीचर एंड हर स्टूडेंट, देखो द टीचर एंड हर स्टूडेंट वाज लगा हुआ है, भाई देखो यहाँ एंड लगा हुआ है और टीचर और स्टूडेंट दोनों अलग अलग हैं, जब एंड से लगाएंगे तो दोनों जुड़ जाएगा। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया था कि एंड से जुड़ा होगा तो कब यहाँ सिंगुलर लगेगी और कब यहाँ प्लूरल लगेगी। एक सब्जेक्ट द टीचर हो गया और दूसरा सब्जेक्ट द स्टूडेंट हो गया, हमारे पास दो सब्जेक्ट हो गए, दो सब्जेक्ट हो गए तो वर्ब जो होगी वो वाज ना होकर के क्या होनी चाहिए, वर होनी चाहिए। तो आपका आंसर कहाँ है बच्चा, आंसर ये है, वाज इंगेज को काट के करना पड़ेगा, वर इंगेज, और ये रहा बी आपका आंसर सही, और आंसर हुआ बी। ठीक है, चलिए 17 नंबर पे, कभी कभी क्रिकेट का असर आ जाता है तो कमेंट्री करने का मन करने लगता है, चलो ठीक है, वो बचपन की आदत है, ख़राब हो गई है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, माई ब्रदर लॉस्ट हिज जॉब ड्यूरिंग द लॉकडाउन, तो ये लॉस्ट क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, एंड ही हैड गॉट अ न्यू जॉब नाउ। अब बताओ ज़रा, दोनों में सेंटेंस का या टेंस का कॉम्बिनेशन देखो, ये टेंस का क्वेश्चन है, देखना यहाँ लिखा है कि माय ब्रदर लॉस्ट हिज जॉब, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, ठीक है ना, कब खोया था, लास्ट लॉकडाउन में, ये तो बीती बात हो गई। अब जो दूसरा वाला सेंटेंस है यहाँ लिखा है ही हैड गॉट अ न्यू जॉब, अब यहाँ क्या लिखा है, नाउ, अब ये पास्ट की बात तो नहीं है, पहली वाली जो बात थी लॉकडाउन के समय उसकी नौकरी खो गई, ये पास्ट में बात थी, और अब उसको एक नौकरी मिल गई है, ये कब की बात है, ये प्रेजेंट की बात है। भाई जब प्रेजेंट की बात है तो यहाँ हैड क्यों लगाए हो, तब यहाँ हैज़ लगाओ, ठीक है। तो अब की बार दोनों में अलग अलग टेंस लगेगा, यहाँ लॉस्ट पास्ट में है, ठीक है, लेकिन यहाँ हैड पास्ट में नहीं लगेगा, यहाँ हैज़ लगेगा। क्यों, क्योंकि दूसरा वाला सेंटेंस नाउ की बात कर रहा है, इस समय की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हैड नहीं लगेगा, यहाँ क्या होगा, हैज़ गॉट, और आपका ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। क्लियर हो गई बात, चलिए ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18? एवरी पार्टिसिपेंट, देखो एवरी पार्टिसिपेंट यहाँ लिखा है, एवरी और पार्टिसिपेंट सिंगुलर है, यहाँ कोई गलती नहीं, गेव वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। शो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, अब एक गलती हमको मिल गई। ध्यान रखना, शो के साथ हम लोग क्या यूज लगा कर सकते हैं? एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब एडजेक्टिव के साथ नाउन दिया हो, ध्यान रखना, एडजेक्टिव के साथ अगर नाउन दिया हो तब आप यहाँ पर शो नहीं यूज कर सकते। तब शो की जगह पर क्या लगना चाहिए? सच लगना चाहिए। याद रखना कि एडवर्ब की तरह शो कभी नाउन के साथ नहीं लगता है, नाउन के साथ हमेशा सच यूज किया जाता है। यहाँ आउटस्टैंडिंग के साथ ये परफॉर्मेंस लिखा है। अब परफॉर्मेंस देखो ये नाउन है और ये आउटस्टैंडिंग जो है एडजेक्टिव है, तो इसके पहले शो हो ही नहीं सकता, सच लगेगा। अब एक कहानी और देखो, अगर सच लगेगा तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, सच के बाद आ लगेगा, ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव होगी, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। तो जो हमारा परफॉर्मेंस है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए आउटस्टैंडिंग के पहले आयन लगना भी ज़रूरी है और यहाँ आउटस्टैंडिंग लग जाएगा। सच एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। अब बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ? तो ये होना चाहिए सच एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। हमारा आंसर कौन सा है? ये देखो, ये रहा आंसर। क्या हो गया आपका? बी हो गया। क्लियर हो गए? 18 क्वेश्चन, आधे पर हम लोग पहुंच गए, ठीक है। वी हैव प्लान टू डू 36 questions today and still now we have completed 18 questions. 18 questions are left now. Let's complete them और शुरू करते हैं हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19? द नीड टूडे इज फॉर बोथ साइड्स to introspect and re-examine the issue carefully and resolve it immediately. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 है, द नीड टूडे इज फॉर बोथ साइड्स। यहाँ तो कोई गड़बड़ी नहीं नजर आ रही है। द नीड जरूरत, टूडे मैंने इस समय, इज है, नीड इज लगा किसके लिए? नीड के लिए लगा, करेक्ट है। फॉर बोथ साइड्स, दोनों साइड के लोगों के लिए। टू इंट्रोस्पेक्ट, की वो अपने अंदर झांक कर देखें। एंड री एग्जामिन, अब जो इंट्रोस्पेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो री एग्जामिन भी फर्स्ट फॉर्म होगी, क्योंकि एंड की दोनों तरफ एक जैसा होगा। री एग्जामिन द इशू केयरफुली, अब एग्जामिन के लिए लगा है, केयरफुली भी ठीक है। एंड और उसके बाद फिर लगा रिजॉल्व इट एमिकेबली, और ये रिजॉल्व भी किसके साथ? इस फर्स्ट फॉर्म के साथ ये रिजॉल्व भी लगा हुआ है। तो इस वाले सेंटेंस में हमें कोई एरर नज़र नहीं आई, ये वाला सेंटेंस क्या हो गया? नो एरर का। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में? देखिए डॉक्टर वगैरह आ गए भाई। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? कि डॉक्टर्स से कोई गलती है? डॉक्टर्स क्या है? प्लूरल, और से क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ तो कोई गलती नहीं, करेक्ट है। डॉक्टर्स से दैट होम आइसोलेशन इज फार मोर इफेक्टिव। अब मोर है, इफेक्टिव देखिए पॉजिटिव डिग्री है, इसके पहले मोर लगाया और कॉम्परेटिव के पहले फार लगा सकते हैं, करेक्ट है। और ये दैन लगा हुआ है किसके लिए? मोर के नाते, ये भी ठीक है। तो यहाँ तक में फिलहाल कोई गलती नहीं मिली। डॉक्टर से दैट हॉस्पिटलाइजेशन होम आइसोलेशन इज far more effective than hospitalize in cases of mild infection। माइल्ड इन्फेक्शन की केस में अब देखो दैन से कंपेयर किया जा रहा है, दैन के बाद हॉस्पिटलाइज लिखा है, तो दैन के पहले क्या है? होम आइसोलेशन है, इसी को कंपेयर किया जा रहा है। होम आइसोलेशन और हॉस्पिटलाइज को कंपेयर कर रहे हैं किससे? दैन से। अब दोनों दैन से जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे, एक तरफ वर्ब और एक तरफ नाउन, कैसे हो सकता है भाई? अगर पहले नाउन है, दैन लगा के आप वर्ब लगाओगे, सवाल ही नहीं होता। देखो ये दैन लगा है, इसके आगे पीछे दोनों एक चीज़ होगी, तो ये जो वर्ब है वो वर्ब ना होके क्या होगा? नाउन होगा। तो जो आपका हॉस्पिटलाइज लिखा हुआ है, इस हॉस्पिटलाइज की जगह पे नाउन बनाओ, और नाउन क्या होगी इसकी? हॉस्पिटलाइजेशन। क्या होगा? हॉस्पिटलाइजेशन। होम आइसोलेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, ये होना चाहिए। और आपका आंसर कौन सा हो गया? आंसर हो गया डी, करेक्ट हुआ। ठीक है, आ जाओ 21 पे। 21 क्या कह रहा है? कि सी मैनेज्ड द कंपनी सो वेल
मैनेज्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस है। उसने कंपनी को इतने अच्छे से मैनेज किया, इतने अच्छे से मैनेज किया कि इट इज़ मेड अ ह्यूज प्रॉफिट दैट ईयर। अब इट इज़ मेड, अब देखना कि इट जो है सब्जेक्ट है और मेड इसकी वर्ब है। मेक ह्यूज प्रॉफिट मैंने बड़ा फ़ायदा कमाना, मुनाफा कमाना। अब कंपनी ने ही तो कमाया है मुनाफा, तो इट के साथ पैसिव वॉइस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपनी ने मुनाफा कमाया तो इट मेड अ ह्यूज प्रॉफिट। ठीक, इट मेड अ ह्यूज प्रॉफिट, यहाँ इज़ लगा देंगे तो इज़ लगाते ही ये क्या हो जाएगी, पैसिव हो जाएगी। जबकि सेंटेंस होना किस में चाहिए था, एक्टिव में होना चाहिए था। एक्टिव में होना चाहिए था, आप इज़ को हटा दीजिए, मेड जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म मान ली जाएगी। इट हटाइए, ये हटाइए। शी मैनेज द कंपनी सो वेल दैट इट मेड अ ह्यूज प्रॉफिट दैट ईयर। क्लियर हो गया। अब ये दैट ईयर लगा है तो दोनों पास्ट इंडिफिनिट में, ये भी पास्ट इंडिफिनिट, ये भी पास्ट इंडिफिनिट। गलती कहाँ है, गलती है इट इज़ मेड में। तो आपका आंसर क्या होगा, ये इट इज़ मेड है, तो आंसर कौन सा गलत हुआ, ए वाला गलत हुआ। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है ही विल बी लिविंग होम, ही विल बी लिविंग होम, फ्यूचर प्लान चल रहा एट 8 AM टू 8 AM, एट 8 AM ये भी ठीक है, क्लॉक टाइम के पहले एट लगा। टू बीटिंग द ऑफिस, ये टू के साथ वर्ब किया एनजी फॉर्म, यहाँ गलती हो गई। मैंने वर्ब फॉर्म के टॉपिक में, जो कि अभी कल की बात है, वर्ब फॉर्म पे मैंने एक डिस्कशन किया है और इतना इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा था कि यहाँ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है अगर वो फ्रेजल एक्सप्रेशन नहीं है तो यहाँ कोई फ्रेजल एक्सप्रेशन नहीं है। 8 बजे AM और उसके बाद टू के साथ बीटिंग, ये कोई फ्रेजल एक्सप्रेशन नहीं है। फ्रेजल होता है तो तब जैसे यूज टू लिखा हो और अकस्टम टू लिखा हो, एडिक्टेड टू लिखा हो, गिवन टू लिखा, टेकन टू लिखा, डेडिकेटेड टू लिखा, डिवोटेड टू लिखा, कमिटेड टू लिखा, इस तरह से कोई चीज़ होती है तो वो फ्रेज हो जाती है। ये जो टू है वो किसी फ्रेज में नहीं है, फ्रेज में नहीं है तो ये इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव होगा तो बीटिंग की जगह पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी टू बीट। ये हो गया, जहाँ टू बीटिंग लिखा है वो क्या होगा, टू बीट द ऑफिस। ठीक है, क्लियर हो गई बात। 22 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, लगातार आपका चल रहा है, मेरा मुंह बंद नहीं है। अगर आप लोगों के कान दर्द करने लगे हों तो 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट के बाद देखिएगा। ठीक है, तो रेस्ट करना हो तो कर लेना, हालांकि मैं कंटिन्यू रहूँगा, रेस्ट मुझे नहीं है पसंद, और मैं जारी रखता हूँ अपने क्वेश्चन का डिस्कशन। आप लोग पॉज ले करके रेस्ट करना हो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है अम्फान। अम्फान क्या है, एक तूफान है। अम्फान द मोर सीवियर साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल के पहले दा लगा, ये भी ठीक है। बंगाल की खाड़ी के पहले इन लगा, ये भी ठीक है। मोर सीवियर, देखें मोर का के लिए कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। आगे लिखा है कि बे ऑफ बंगाल सिंस द सुपर साइक्लोन 1999 में जो सुपर साइक्लोन आया था उसके बाद का ये अम्फान जो तूफान है वो क्या है, उन सबसे मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर है। आगे लिखा है कि मेड लैंडफॉल इन द आफ्टरनून ऑन वेडनेसडे, तो फिर मोर गलत हो गया क्योंकि आगे कहीं दैन हमको मिला नहीं। अच्छा, दैन नहीं मिला तो मोर लगाना फिर डाउटफुल हो जाता है, ये कट जाएगा। तब इस मोर की जगह पे क्या यूज कर दीजिए आप, मोस्ट यूज कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है ना। तो 23 में, आंसर नंबर 23 में आपको क्या करना पड़ेगा, मोर विल बी रिप्लेस्ड विद मोस्ट। यहाँ क्या लगाएंगे, कह रहे हैं कि 1999 के बाद ज़्यादा सीवियर साइक्लोन या सबसे सीवियर, तो यहाँ हो गया सबसे सीवियर, क्योंकि दैन नहीं लगा है तो मोर लगेगा नहीं। तो आ जाओ, कौन सा आंसर हो गया, मोर सीवियर में आपका आंसर क्या हुआ, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। 24 वी डिसाइडेड टू स्पेंड आवर टाइम, वी डिसाइडेड टू स्पेंड आवर टाइम, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है। वी के साथ हैव लगा हुआ है, डिसाइडेड टू स्पेंड आवर टाइम। आगे लिखा है प्ले ऑनलाइन गेम्स, प्ले ऑनलाइन गेम्स, यहाँ प्ले नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लेइंग। क्यों, यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ क्या हुआ, ऑनलाइन गेम्स खेलते हुए, जब भी आ जाता है खेलते हुए या कोई कार्य करते हुए तो हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होती है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे जो प्ले लिखा है दैट इज इनकरेक्ट यूज, और यहाँ होना चाहिए प्लेइंग, आपका आंसर होगा सी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर।
25 क्या कह रहा है कि वी आर येट लिविंग। देखो आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है ना। और कंटिन्यूअस टेंस याद रखिएगा, कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है, स्टिल लगता है। और अगर येट लग जाता है तो कौन सा टेंस हो जाता है, येट लगने का मतलब हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है ना। स्टिल यूज़ किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और येट यूज़ किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव में। और यहाँ पर येट लगा हुआ है, ये देखो आर के साथ लिविंग लिखा है और ये येट लगा हुआ है, तो आप येट गलत हो जाएगा। येट की जगह क्या यूज कर दीजिए, वी आर स्टिल लिविंग इन द सेम हाउस, ठीक है। तो ये जो येट लिविंग है वो स्टिल लिविंग होगा। स्टिल का मतलब हुआ अभी भी, हम अभी भी उसी घर में रह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर चेयर अ हाई लेवल मीटिंग विद सीनियर ऑफिशियल्स टू रिव्यू द कोविड सिचुएशन। इसमें वर्ब कहाँ है, कहाँ है वर्ब जी, वर्ब ये है चेयर, ठीक है ना। ये चेयर नाउन मत समझिएगा, कुर्सी की बात नहीं हो रही है, ये चेयर वर्ब है। प्राइम मिनिस्टर ने चेयरमैनशिप की, प्राइम मिनिस्टर ने अध्यक्षता की, प्राइम मिनिस्टर ने प्रिसाइड किया, ठीक है ना। हेडेड कह सकते हो, प्राइम मिनिस्टर हेडेड। हेडेड का मतलब क्या हुआ, अध्यक्षता। हेड अध्यक्ष होता है, हेडेड माने अध्यक्षता करना। ठीक उसी तरह से चेयर का मतलब अध्यक्षता करना, तो चेयर में क्या लग जाएगा, चेयर्ड। अब ये घटना चूंकि क्या है, प्रेजेंट की है या पास्ट की, आप ये श्योर करके दिखाओ। कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने अध्यक्षता की एक हाई लेवल मीटिंग की सीनियर ऑफिशियल्स की, जो रिव्यू करने के लिए थी कोविड सिचुएशन को। तो ये घटना बीत चुकी है, घटना पास्ट में है, और घटना पास्ट में है तो जो आपका चेयर है उस चेयर को हमें करना पड़ेगा चेयर्ड, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बार की घटना है, पास्ट इंडेफिनिट में होगी, चेयर को चेयर्ड करना पड़ेगा। और आपका आंसर कहाँ दिया हुआ है, ये दिया है आंसर ए में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 लिखा, आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूँ, सून आफ्टर द प्रोग्राम गेट्स ओवर, ठीक है। प्रोग्राम के ख़त्म होने के तुरंत बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। अब इसमें क्या गलती हुई है, ब्लंडर हो गई, ब्लंडर। क्या गलती हुई है, ये लिखा है गोइंग, गोइंग के बाद जो टू लिखा है ये नहीं लिखा जाएगा, होम के पहले टू नहीं लगता। ज़रा एक बात देखो, जितने भी वर्ब ऑफ मोशन है, खास तौर से गो हो गया, गो हो गया, कम हो गया, टेक हो गया, रीच हो गया, गेट हो गया, ठीक है ना। इस तरह की जो भी वर्ब्स होती हैं, अब गो को मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ। गो के बाद जब टू लगाते हो होम के पहले, देखो सारे प्लेस पे, गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज, गो टू दिल्ली, गो टू लंदन, जो भी करना चाहो, गो के बाद टू लगता है। लेकिन अगर गो के बाद होम लिखा है तो टू नहीं लगता है। हाँ एक बात ज़रूर है, गो के बाद अगर माई होम लिखा है, ठीक, गो के बाद माई होम लिखा है तो टू लगेगा। अब बताओ क्या अंतर आ गया, ये पजेसिव आ गया। होम के पहले अगर कोई पजेसिव नाउन या प्रोनाउन लगा होगा तो टू लग सकता है, अगर होम के पहले कुछ नहीं लगा हो, सीधे गो टू होम है तो टू नहीं लगेगा। ये प्रीपोजिशन का एक रूल है, ठीक है ना। तो ये प्रीपोजिशन का नियम है, आई एम गोइंग टू होम, ये टू नहीं लगना चाहिए। आंसर कहाँ है, टू होम, ये गलत हो गया, आपका बी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहे हैं ड्यू टू लॉकडाउन, लगता है उस समय के न्यूज़पेपर से ही ये सब बनाए हैं। ड्यू टू द लॉकडाउन, आगे लिखा है कि मोस्ट स्कूल्स टीचर्स स्टूडेंट्स थ्रू ऑनलाइन क्लास। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या बोला था, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। फिर आ जाइए इसी वाली बात पर, तो मोस्ट स्कूल्स, या क्या लिखा है, स्कूल्स, ये लिखा है स्कूल्स, ये क्या है, सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और ये लिखा है टीचर्स, टीचर्स क्या है, वर्ब, और कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। जब आप वर्ब में एस लगा देंगे तो क्या बन जाती है, सिंगुलर। जब आप नाउन में एस लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, प्लूरल। अब आ जाओ जरा देखो तो, स्कूल में एस लगा हुआ है, स्कूल्स क्या हो गया, प्लूरल। वर्ब में एस लगा दिया तो क्या हो गई, सिंगुलर। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं लगती है, तो इसकी जगह पे क्या करोगे आप, टीचर्स की जगह पर क्या कर दो, टीच। मोस्ट स्कूल्स टीच स्टूडेंट्स, टीच में एस मत लगाओ, टीच लिख दो, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा और प्लूरल ही वर्ब भी हो जाएगी और सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो फिलहाल अभी एरर कहाँ है, एरर स्टूडेंट्स में है या फिर एरर कहाँ है, अरे टीचर्स में,
बात तो वही हुई। चलो, एरर हमको ये दिखाना था यहाँ पर स्कूल्स, हाँ एरर स्कूल्स में होगी या टीचर्स में होगी, तो स्कूल्स ठीक होगा, टीचर्स गलत माना जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों की बात की गई है ना, मोस्ट स्कूल्स की बात की गई है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, टीच हो जाएगा, टीचर्स नहीं लगेगा यहाँ पर। आपका आंसर क्या हुआ, सी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ हो रही होगी, तो अब डिस्टर्ब मत होना, ठीक है ना। रात के 12 बज रहे हैं फिर भी कुत्ते भौंक रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। आपका डिस्कशन कराने के लिए हम घर छोड़कर कहाँ चले जाएं जहाँ आवाज़ ना आए, ठीक है। तो ये इस तरह के डिस्टर्बेंस, कहीं गाड़ी मोटर का पोंपा, दोपहर में डिस्कस कराता था तो गाड़ी मोटर का पोंपा, कहीं सब्जी वाले आ जाते हैं। अब रात के 12 बजे डिस्कस करा रहे हैं तो इनसे मिल लो, ये पोंपा ये भौं भौं कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ तो आपको झेलना पड़ेगा भाई, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 पर। कंटेंट पर ध्यान रखो, इधर उधर का डिस्टर्बेंस छोड़ो। क्वेश्चन है विद्या पुट ऑन हर मास्क, ठीक है। ये पुट क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई। सैनिटाइज हर हैंड्स, ये सैनिटाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। एंड वॉक्ड इनटू द शॉप, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म हुई। अच्छा ये बताओ, उसने मास्क लगाया, हाथ सैनिटाइज किया और दुकान में चली गई, शॉप में चली गई, तो तीनों अलग अलग टेंस में होंगे या तीनों एक टेंस में होंगे, जल्दी बोलो। तीनों एक ही टेंस में होंगे, क्योंकि तीनों काम एक ही समय पर हुए हैं। विद्या ने अपना मास्क लगाया, उसी टेंस में होगा, सैनिटाइज किया हाथ, उसी टेंस में होगा, और वॉक्ड इनटू शॉप, दुकान में चली गई, ये तीनों काम एक ही समय में एक ही साथ किए गए हैं, एक ही टेंस में किए गए हैं। तो जब ये पुट ऑन पास्ट में है, वॉक्ड इनटू पास्ट में है, तो सैनिटाइज भी पास्ट में होना चाहिए। ये हो जाएगा सैनिटाइज की जगह सैनिटाइज्ड, ठीक है। कहाँ है ये रहा सैनिटाइज्ड। आपका कौन से पोर्शन में एरर हुई, ए में हुई, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। आज के लिए 6 क्वेश्चन और बचे रह गए हैं। योर एडवाइसेस, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, फिर वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कहानी, कितनी कहानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की है। इससे बेहतर होगा कि आप वो एक बार डिस्कशन देख ही लीजिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जब मैं नाउन बता रहा था, या अभी थोड़ी देर पहले जब दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था फर्नीचर्स का, तो मैंने बोला था कि फर्नीचर्स हमेशा सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता। इसी तरह के कुछ और नाउन होते हैं जिसमें मैंने नाम लिया था, पोएट्री होता है, एडवाइस होता है, लगेज होता है, फर्नीचर होता है, तो एडवाइस है। तो एडवाइस कभी प्लूरल नहीं होगा, नाउन के रूप में कभी एडवाइसेज आप नहीं लिख सकते और वर्ब भी नहीं लिख सकते, एडवाइस वाज होगा। योर एडवाइस वाज, कहाँ गलती हुई, योर एडवाइस वाज होना चाहिए था, आंसर हुआ सी का। चलो ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहना है, ईच प्लेयर्स। देखो जब ईच लगा होता है डायरेक्ट, ऑफ नहीं होता। अब जैसे हम कह दें ईच के बाद क्या लगेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। लेकिन अगर ईच के बाद ऑफ लगा हो तो ईच ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ईच के साथ डायरेक्ट नाउन आ गया है, ऑफ नहीं लगा हुआ है। ईच है, प्लेयर्स नहीं होगा, क्या होगा, प्लेयर होगा। तो ये ईच प्लेयर होगा, प्लेयर्स नहीं होता। आपका आंसर क्या हो गया, डी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है 32, देयर इज कांस्टेंट फ्रिक्शन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन। भाई बिटवीन तब यूज करते हैं जब दो की बात होती है और एंड लगा होता है। बिटवीन यू एंड मी ऐसे कर सकते हो, बिटवीन हिज टू सन्स कर सकते हो। दो कैंडिडेट होंगे तब आप बिटवीन लगाएंगे और बिटवीन के साथ एंड लगता है। यहाँ क्या कह रहे हैं, बिटवीन द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन। एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, यहाँ तो बात नहीं हो रही ना कि दो ही हैं या दो से ज़्यादा हैं। तो जब दो मेंशन नहीं किया गया है, इट विल बी कंसीडर्ड मोर देन टू। अब ये मोर देन टू कंसीडर किया जाएगा तो बिटवीन की जगह पर क्या यूज करना पड़ेगा, अमंग यूज करने पड़ेगा। भैया यहाँ बिटवीन नहीं लग सकता। इन केस ऑफ मोर देन टू बिटवीन इज नॉट यूज्ड, ठीक है। ऐसे में हम अमंग लगाते हैं। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। छुट्टी के बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं। अब प्राइमरी में याद है जब इधर छुट्टी होने वाला टाइम होता था तो बड़ी मज़ा आती थी। अब आपको 3 क्वेश्चन बचे रह गए हैं, अब बस फुर्सत मिलने ही वाली है। ऑल्दो वी हैड वेरी गुड बैट्समैन,
ठीक है ना, हमारे पास बहुत अच्छे बैट्समैन थे, ये हैड लगा है पास्ट में। लिखा वी कुड नॉट बी एबल टू स्कोर हाई। अब इस तरह की गलतियां अक्सर आती हैं, ये सुपरफ्लुअस के टॉपिक से लिया गया है और सुपरफ्लुअस मैं बना दूंगा किसी दिन जल्दी ही। अब ध्यान दीजिएगा कि कैन और कुड का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं। कैन और कुड का प्रयोग करते हैं हम लोग एबिलिटी शो करने के लिए। जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि आई कैन बाय दिस कार, मैं ये कार खरीद सकता हूँ, मतलब क्या वो मेरी फाइनेंशियल एबिलिटी है। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब क्या हुआ ये मेरी मेंटल एबिलिटी है। ठीक है, तो जैसे मैं कहें आई कैन डिफीट यू, तो ये मेरी फिजिकल एबिलिटी हो गई। कैन भी वही काम करता है और एबल भी वही काम करता है, तो क्या कैन को और एबल को दोनों को एक साथ लगा सकते हैं? तो इन दोनों में से कोई एक लगेगा, दोनों एक साथ नहीं लगा सकते हो, गलत हो जाएगा। आई कैन बी एबल टू, जो काम एबल टू का है वही काम कैन का है, तो दोनों क्यों लगा रहे हो भाई? इन दोनों में कोई एक लगेगा। तो इस वाले पोर्शन के जो लिखा है कुड नॉट बी एबल टू स्कोर, तो या तो कहो कि कुड नॉट स्कोर, कुड नॉट लगाओ, कुड नॉट के साथ स्कोर लगा दो, या तो फिर ये कहो कि वी वर नॉट एबल टू स्कोर, वी वर नॉट एबल टू स्कोर, या तो ऐसे कर दो। दो चीज हो सकती है, कुड नॉट स्कोर लगाओ या वर नॉट एबल टू स्कोर लगाओ। कुड और वर दोनों नहीं लगेगा, ठीक है ना, कुड और एबल टू ये दोनों नहीं लगेगा। गलती कहाँ होगी? तो ये जो आपका कुड नॉट एबल टू लिखा है, देखो फिर ये लोग भौंकने लगे, कुड नॉट बी एबल टू, तो ये जो कुड नॉट बी एबल टू लिखा है ये आपका गलत है, डी वाला पोर्शन। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब रहा आपका क्वेश्चन नंबर 34, ओनली 5 मिनट्स आर अलाउड। भाई देखो केवल 5 मिनट अलाउ किए हैं, तो मिनट्स के बाद आर नहीं लगेगा। मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज़ अमाउंट में होती है, जैसे कहें कि 10,000 रुपये बड़ा अमाउंट है, तो 10,000 रुपीज़ आर बिग अमाउंट नहीं होगा, 10,000 रुपीज़ इज़ अ बिग अमाउंट। वैसे ही ओनली 5 मिनट्स इज़ अलाउड फॉर ईच स्पीकर, तो यहाँ जो आर लिखा है वहाँ इज़ लगाया जाएगा। ये टाइम अमाउंट है, ये क्या है? टाइम अमाउंट है, इसलिए सिंगुलर कहा जाएगा उसको। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये बात आई है और मैंने बताया है। नेक्स्ट आओ 35 क्वेश्चन नंबर, द मैनेजर सेड दैट। ठीक, द मैनेजर सेड दैट, यहाँ तक ठीक है। राहुल डज नॉट वांट्स, अब देखो ये डज भी लगा है, वांट में एस भी लगा है, कितनी गलतियाँ होंगी भाई। अब दूसरी बात ये देखो कि क्या डज नॉट वांट, अगर हम वांट को काट दें तो क्या डज नॉट सही हो जाएगा? अगर मैं केवल वांट लिख दूं तो क्या ये ठीक हो जाएगा? नहीं, यहाँ सेड लिखा है और ये दैट है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला पोर्शन है, ये रिपोर्टिंग है, ये रिपोर्टेड है। अगर रिपोर्टिंग पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड किस में हो जाती है? पास्ट में हो जाती है। तो डू का क्या होगा? डिड होगा। डज का क्या होगा? डिड होगा। तो ये जो सही होगा इसका आंसर, चूँकि ये पास्ट में है, सेड है, इसलिए डज नॉट वांट्स की जगह एक्चुअली ठीक करना चाहते हो तो दिस शुड बी डिड नॉट वांट। ये डज का डिड हो जाएगा, ये भी गलत है ना, यहाँ डज भी गलत है और वांट्स भी गलत है। क्लियर हुआ? चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 37 से यहाँ से हम लोग कल करेंगे। ठीक, यहीं से स्टार्ट करेंगे कल के लिए। ये रहा कल, ठीक है, इसको हम लिख दें पार्ट 2। ठीक है, ये रहा आपका। अब आगे देखें, माई टेलर इज़ मेड। हाँ, माई टेलर इज़ मेड, टेलर को आपने बनाया है या टेलर ने बनाया है? वेरी स्टाइलिश ड्रेसेस फॉर मी, टेलर ने मेरे लिए बहुत ही स्टाइलिश ड्रेसेस बनाई हैं। तो अब ये सेंटेंस किस में होना चाहिए? एक्टिव में होना चाहिए या पैसिव में? टेलर क्या है? टेलर सब्जेक्ट भी है और टेलर डूअर भी है। सब्जेक्ट और डूअर दोनों है, तो ये सेंटेंस किस में होगा? एक्टिव वॉइस में होगा। और एक्टिव वॉइस में होगा तो इज के साथ मेड नहीं लगेगा, इज के साथ मेड पैसिव वॉइस है, तो इसकी जगह क्या होगा? हैज़ मेड होगा। माई टेलर हैज़ मेड सम वेरी स्टाइलिश ड्रेसेस, ये फिर वर्ब की बात हो गई। वर्ब फॉर्म जो मैंने कल डिस्कस कराया था वो वर्ब फॉर्म। तो देख रहे हैं आप लोग कि जितना भी हम लोगों ने अभी तक 36 क्वेश्चन किए, इन 36 क्वेश्चन में ना जाने कितने वर्ब फॉर्म और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, इसीलिए मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और वर्ब फॉर्म को पहले करा दिया हूँ
प्रीपोजिशन भी जल्दी ही कराने वाला हूँ। कुछ टेंस की एरर भी थी, तो टेंस और प्रीपोजिशन आपको एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, पर इतनी रिक्वेस्ट ज़रूर है कि आप लोग इसको देखें और पढ़ें, तब तो मेरी मेहनत का फ़ायदा है, वरना मेहनत मेरी ज़्यादा जाएगी, बेकार जाएगी। दूसरी बात, एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है भाई। अगर आपके काम का है, अच्छा शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, एक बात मुझे ये भी समझ में आती है। अगर आप देख नहीं रहे होंगे पूरा, लेकिन देख नहीं रहे होंगे पूरा, मुझे उन लोगों तक ये बात कैसे जाएगी। मेरी इस बात को जो सुन रहा है वो तो इस वीडियो को देख ही रहा होगा, ठीक है। तो बस केवल जो लोग देख रहे हैं, जो मेरी बात को सुन रहे हैं, उनसे सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो आप इसको शेयर कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। मैं इसी तरह से और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ आपके सामने आता रहूँगा। आज ये था कि CHSL 2020 के एरर्स का पार्ट 1 था और 36 क्वेश्चन थे इसमें। अब पार्ट 2 को लेकर के हम लोग आएंगे कल, ठीक है ना। तो आज की मुलाकात यहीं तक, फिर हम कल मुलाकात करेंगे इसी टाइम पर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।